बिहार की पूरी जनता जानती है कि बिहार को किसने बांटा। इसीलिए भाजपा आज तक अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं किया। उन लोगों को भरोसा है कि जैसे महाराष्ट्र में हम लोग नए 75 लाख मतदाता जुड़वा दिए, दिल्ली में जुड़वा दिए, उसी तरह से बिहार में जुड़वाने के लिए चक्र रच रहे हैं। उनकी यात्रा बिहार में अधूरी रह गई थी। एक बिहार के बारे में जो सपना भाजपा ने सजाया है ये हमेशा अधूरा रहेगा, ये कभी कामयाब नहीं होंगे। चुनाव तो लड़ लेते बिहार से, बागेश्वर बाबा तो समझ में आ जाता कि क्या हालत है उनका होगा बिहार के भीतर। इस तरह से बिहार से 40 सांसद आप लेके ठग कर जाते रहे और बिहार के हिस्से में क्या आया? झुंझुना के सिवा कुछ मिला बिहार को? कास्ट पॉलिटिक्स हर जगह है, लेकिन क्वांटिटी बेसिस पे सबसे ज़्यादा बिहार में कहा जाता है। ऐसे में क्या लग रहा है कि बिहार की राजनीति जो 2025 में नवंबर में चुनाव होगा किस करवट बैठेगी? आप क्या कहना चाहिए? आप आश्चर्यचकित हैं कि बिहार कभी कास्ट पॉलिटिक्स नहीं किया। कर्पूरी ठाकुर बिहार के हमारे मुख्यमंत्री हुए थे, जिनकी जाति की संख्या बिहार में नगण्य थी। हमारे यहाँ हमेशा लड़ाई हुई है सोशल जस्टिस की, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की लड़ाई हुई है। उसके आधार पे लोग गोलबंद होते हैं। जातियों के आधार पे कोई गोलबंदी एक नई बात लोग कर रहे हैं। वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं उन लोगों ने हमेशा इस बात को धार्मिक ध्रुवीकरण, जातीय ध्रुवीकरण फैलाने का काम करते हैं। हमारी पार्टी के नेता राम मनोहर लोहिया थे, हमारी पार्टी के नेता जयप्रकाश नारायण थे, जिनकी जाति का संख्या बहुत कम था बिहार में। हम लोग हमेशा समाज के जो हाशिए के लोग हैं उसके हम इकोनॉमिक और सोशल एम्पावरमेंट की लड़ाई लड़ने वाले हमारी पार्टी है। हम लोग गांधी बुद्ध के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। अगला चुनाव जो है बिहार में होना है, साल के आखिरी वक्त में बिहार में चुनाव होना है। तो बिहार में किसकी सरकार, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। बीजेपी लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि अपना मुख्यमंत्री बिहार में बनाए। हालांकि अभी एक लंबा वक्त है, लेकिन जिस प्रकार से चुनावी रणनीति बन रही है, बागेश्वर बाबा वहां घूम रहे हैं और जिस प्रकार से बीजेपी के लोग बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो वोटों का ध्रुवीकरण करना, मंडल और कमंडल की राजनीति वहां चलती है। ऐसे में क्या क्या कुछ होगा ये समझते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बक्सर से सांसद हैं, आरजेडी के विभाग नेता हैं सुधाकर सिंह जी। सुधाकर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है नेशनल दस्तक पे। नमस्कार। तो सर, क्या कहना चाहेंगे? भाजपा के नेता तो कह रहे हैं कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो। बिहार के बंटवारे के गुनाहगार भाजपा के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं। बिहार की पूरी जनता जानती है कि बिहार को किसने बांटा। इसीलिए भाजपा आज तक अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं किया। थोड़ा सा ये नए प्रयोग में सफल हुए हैं महाराष्ट्र और दिल्ली में कि पहले भाजपा के नेता और कार्यकर्ता आते थे प्रचार में, अब भाजपा के मतदाताओं को भी लेकर आते हैं। अब वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ करके नए मतदाताओं को जुड़वाने का काम करते हैं बीजेपी आरएसएस के लोग। बिहार में भी ये प्रयास करने का कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों को भरोसा है कि जैसे महाराष्ट्र में हम लोग नए 75 लाख मतदाता जुड़वा दिए, दिल्ली में जुड़वा दिए, उसी तरह से बिहार में जुड़वाने के लिए चक्र रच रहे हैं। लेकिन समय रहते सारे इनके हथकंडे धरे के धरे रह जाएंगे और ये भाजपा कभी कामयाब नहीं होगी बिहार में। सर, होली में किसको निकलना चाहिए और नहीं निकलना चाहिए? लगातार मीडिया में सवाल हैं और बिहार से भी अब बीजेपी के विधायक समर्थन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जो कहा वो भी आप जानते हैं। तो आप किसको कहना चाहेंगे, किसको निकलना चाहिए और किसको नहीं निकलना चाहिए? भारत 145 करोड़ भारतीयों का देश है। ये पहली बार असुरक्षित जो भाजपा जहाँ जहाँ शासन में है, देश के नागरिकों को असुरक्षित महसूस कराने का जो एक सुनियोजित षड्यंत्र रच रहा है, इस षड्यंत्र को कभी हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। गए थे लोग बिहार में, आडवाणी जी रथ निकाल रहे थे कि दंगा करा देंगे, उनको पकड़ लिए थे। हमारी सरकार लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में पकड़ लिए थे, गिरफ्तार कर लिए गए थे। आप एक वीडियो भी देखते होंगे कि नीतीश जी का उसमें पार्लियामेंट में एक भाषण था जिसको
क्लिप को मैं शेयर कर दूंगा। वो उनकी यात्रा बिहार में अधूरी रह गई थी। एक बिहार के बारे में जो सपना भाजपा ने सजाया है ये हमेशा अधूरा रहेगा, ये कभी कामयाब नहीं होंगे। सर लेकिन कमंडल की राजनीति स्थापित करने के लिए बागेश्वर बाबा अब वहां घूम रहे हैं, लालू जी के गढ़ गोपालगंज में वहां प्रवचन कथा कह रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है ये मंडल और कमंडल का टकराव होगा वहां पर। ये बागेश्वर बाबा कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है। चुनाव तो लड़ लेते बिहार से बागेश्वर बाबा, तो समझ में आ जाता कि क्या हालत है उनका होगा बिहार के भीतर। ये दूसरे को कंधे पर जो बंदूक रख के बागेश्वर बाबा जैसे लोग चला रहे हैं, ये बिहार की भलाई नहीं, ये अपनी भलाई के लिए देश का संविधान बदलने की लड़ाई जो लड़ने वाले लोग हैं, इन लोगों को बिहार पहचानता है और सही समय पर सही निर्णय देकर बिहार के लोग साबित कर देंगे कि कोई देश के संविधान को छेड़छाड़ करने वाले, सामाजिक सांस्कृतिक एकता को तोड़ने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। इनकी हैसियत हो तो बिहार की जो 70% आबादी, जो डबल इंजन की सरकार भाजपा जदयू की सरकार बिहार में है, गरीबी उन्मूलन कर दिया होता, पलायन रोक दिया होता, लोगों के लिए रोजगार पैदा किया होता, तो बिहार एक रहमदिल लोगों का इलाका है। एक बार आपके बारे में सोचते, लेकिन अब तो आप 20 साल के जो कुकर्म है आपके सबके सामने है। किस तरह से बिहार से 40 सांसद आप लेके ठग कर जाते रहे और बिहार के हिस्से में क्या आया? झुंझुना के सिवा कुछ मिला बिहार को? ये मोदी जी को भी समझ है, इसीलिए वो नई बात कर रहे हैं बिहार के लिए। सर बिहार में जिस प्रकार से चुनावी राजनीति चल रही है, सुशासन बाबू की पालकी ढोने के लिए सभी लोग तैयार रहते हैं और जिधर नीतीश जी रहते हैं सरकार उधर ही बनती है। और अब ये कहा जा रहा है कि वो थके हुए मुख्यमंत्री हैं। और एक वीडियो वायरल हुआ था सर, सम्राट चौधरी जिस प्रकार से गिरिराज सिंह को जो एक तरह से सलाह दे रहे थे कि तेजस्वी पे मत बोला कीजिए, लालू यादव पे बोला कीजिए। और लालू यादव जी का डर दिखाया जाता है जब भी राजद सरकार की बात होती है, जब भी महागठबंधन की बात होती है तो वो छेड़ा जाता है। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भाजपा उग्रपंथियों का संगठन है। हमेशा से सामाजिक समरसता के खिलाफ, सामाजिक न्याय के खिलाफ ही संघर्ष करते रहे हैं और बिहार को ठीक से समझ नहीं पाए। सम्राट चौधरी तो राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल से होते हुए वहाँ पहुँचे हैं। उनके मुँह से ये बात शोभा नहीं देती है कि अपने जो जिनके नेतृत्व में उन्होंने राजनीति का ककहरा सीखा, लालू प्रसाद जी ने उनको 25 साल की उम्र में मंत्री बना दिया। जिस उम्र में लोग साइकिल चलाना सीखते हैं, मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं, उस समय उनको मंत्री बना दिया। तो और कभी भी जो लालू जी के चेला लोग हैं, कभी भी लालू जी को चुनौती नहीं दे पाएंगे। इसीलिए ये तरह तरह की अपने एजेंडा बनाते हैं, मीटिंग करते हैं, इनको असर नहीं पड़ता। बिहार के एक एक लोगों को मालूम है कि ये किसी काम के लायक नहीं है भाजपा के, ये भजन मंडली वाले। यह केवल और केवल दंगा फसाद कर सकते हैं। बिहार की तरक्की के लिए इनके पास कोई एजेंडा नहीं। थोड़ा सा अवसर मिला तो बिहार को ही बांट दिया, बिहार झारखंड को अलग करवा दिया। हमारे मोस्टली संसाधन थे वो झारखंड में चले गए, 87% हमारे रिसोर्स चले गए। फिर भी बिहार इसलिए जिंदा रहा कि बिहार के लोग बहुत जीवट हैं। विपरीत परिस्थितियों में काम करने वाले लोग, आज भी सभी ह्यूमन इंडेक्स पर बिहार नीचे है, फिर भी हम आत्महत्या नहीं करते क्योंकि हम लोग विपरीत परिस्थिति में भी डटे रहने वाले लोग हैं। सर अभी बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, हालांकि ये सरकार का मामला है, लेकिन हम आपसे टिप्पणी चाहेंगे कि 7 के 7 मंत्री बीजेपी से बनते हैं और कुर्मी समाज से पहली बार मंत्री बनाए गए आशीष कुमार जो हैं उनको बनाया गया। तो पहली बार भाजपा ने जो है नीतीश जी की जाति से बनाया गया है मंत्री उनको, और लगातार जो है अब अपनी चला रहे हैं बीजेपी वाले वहाँ पे। तो आप कैसे देखते हैं बिहार का चुनाव कैसे घूमेगा? कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार मुखौटा मुख्यमंत्री हैं। अब उनकी आड़ में भाजपा चंद अधिकारियों के सहयोग से सरकार बिहार में चला रही है। नाम मात्र के मुख्यमंत्री हैं
फाइलों पे दस्तखत, बहुत सारी फाइलों पे उनसे दस्तखत नहीं कराए जाते, और बहुत सारे दस्तखत करने के बाद भी नीतीश जी को नहीं जानकारी होता है किन फाइलों पे दस्तखत कर लिए। अब वो एक तरह से बीमार आदमी, किसी दिन भाजपा उनको एकनाथ शिंदे जैसा राजनीति से बाहर कर अपने सत्ता पे काबिज होना चाहेगी। इस संकट को बिहार की जनता भली भांति परिचित हो गई है, इसीलिए कोई ऐसा अवसर नहीं होगा जिससे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता कब्जा करने के लिए सहूलियत होगा। सर, आपने बिहार सरकार पे आरोप लगाया है, जो प्रधान सचिव हैं वहाँ के दीपक कुमार, कि वो अनियमित जो है कानूनी नियमावली का पालन नहीं कर रहे हैं ठीक से, मात्र 4 दिनों के अंदर दूसरी पोस्टिंग कर देते हैं। देखिए, एक माना गया कि प्रशासनिक सेवा में लोग भयमुक्त तरीके से काम कर सकें, इसीलिए एक प्रोसीजर SOP बनाया गया था कि मिनिमम वरिष्ठ अधिकारी 2 साल और नीचे के पदाधिकारी 3 साल के बाद ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा। अगर किन्हीं कारणों से बीच में कोई हटाने की ज़रूरत होगी तो उसके लिए एक रीजन ऑर्डर करना होगा, किस आधार पर हटाए गए। सवाल पैदा होता है कि जिस फाइल पर मुख्यमंत्री साइन करते हैं 31 अगस्त को, लोकेश कुमार सिंह को वित्त सचिव बनाते हैं, वही मुख्यमंत्री 3 सितंबर को चौथे दिन हटा करके एक बिहार के मेधा घोटाले के आरोपी आनंद किशोर को, जो दीपक कुमार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो निजी सचिव हैं, उनके साले को वित्त सचिव बनाया जाता है। और वित्त सचिव बनते ही खुला खेल फर्रुखाबादी शुरू होता है भ्रष्टाचार का। पहले जो था भ्रष्टाचार और कमीशन वसूलते थे 2 नंबर से, इस बार सीधे सीधे खजाने से खजाना लूट शुरू कर दिया लोग, और 25 करोड़ का एक कॉर्पस फंड बनवाते हैं बिना कैबिनेट के सैंक्शन का, बिना सरकार के जानकारी का, और उसको दीपक वर्मा की बेटी ईशा वर्मा को उसकी नई कंपनी 2.5 महीना पहले जो बनाई गई, जिसके पास कोई वित्तीय और उसके पास तकनीकी ज्ञान का, सक्षमता का, उसको देने का प्रयास किया जाता है, जिसको हमने समय रहते इसको पकड़ा है। और निश्चित तौर पे आप देखेंगे कार्रवाई होगी बिहार में, कोई भ्रष्टाचारी इस मामले में बचेगा नहीं। आप 1 महीना किसी को लगेगा, किसी को 2 महीना लगेगा, दंडित होंगे लोग। आने वाले समय में कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पे कार्रवाई होंगे, और नहीं कार्रवाई करेंगे तो सत्ता से बेदखल होते ही जो राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, चुनाव पे फिर से आते हैं। प्रशांत किशोर जो है वो बिहार में जो कि चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, और इस बार 243 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि बहुत सारी बात कही जा रही है, कोई उन्हें बीजेपी की बी टीम कहता है, तो अब वो भी उतरे हुए हैं और कह रहे हैं कि इस बार जो है बिहार की राजनीति नई करवट लेगी। ऐसे में पिछली बार तो 10 लाख रोजगार का जो नारा आपकी पार्टी ने दिया, उसमें चुनाव जो है आप लोगों के पक्ष में काफ़ी कुछ अच्छा रहा। इस बार किस तरह के नारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और प्रशांत किशोर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो सीधे सीधे परिवारवाद पे हमला कर रहे हैं, तो उसमें लालू जी पे हमला कर रहे हैं, और लगातार वो राजद की सरकार पे बात कर रहे हैं कि कैसा इनका सरकार रहा है, और अपने बेटे को तो बढ़ा दिया, लेकिन बाकी राज्य के निवासियों को क्या हुआ? प्रशांत किशोर जी आज तक जवाब नहीं दिए कि वो कितना पढ़े लिखे हैं। अभी तक हमारी पार्टी के नेताओं ने पूछा उनसे कि अपनी डिग्री के बारे में खुलासा करें कि आप ग्रेजुएट हैं कि नहीं, पहले अपनी डिग्री दिखा दीजिए कि कहाँ से आपने पढ़ाई किया है। आप अगर ग्रेजुएट हैं तो डिग्री दिखा दीजिए मोदी जैसा। ऐसे फर्जी रणनीतिकार घूमते रहते हैं। नीतीश कुमार के साथ आप थे, बिहार के बदलाव में क्या बदलाव हुआ? बिहार का अगर डेवलपमेंट आप करवाने के लिए नीतीश कुमार को सत्ता में नारा गढ़े थे, झांसी में नहीं आएंगे नीतीश कुमार रहेंगे, ये तो नारा प्रशांत किशोर गढ़े थे, तो बिहार तो झांसे में आया ही। बिहार का क्या हाल हुआ? जिस आंकड़ों की बात कर रहे हैं वो आंकड़े तो उसी सरकार के आप हिस्सा थे, आप तो उसी के एजेंट थे, आप उसी के कंसल्टेंट थे, आप तो उसी के लिए पैसा लिए थे। तो दूसरे क्या बारात लगाने वाले बैंड बाजा आजकल अपनी बारात लगाने के लिए निकल पड़े हैं। तो इस बैंड बाजा बजाने वालों लोगों को बिहार जानता है कि ये भाड़े पर के लोग हैं किसी के लिए। इसमें भी बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, ये सत्यापित तथ्य है। उनका कोई आज तक
जिस तरीके से वो बिहार में रुपए का खर्च कर रहे हैं, नंगा नाच कर रहे हैं, जो उसकी एक्सपेंडिचर हैं, जो मॉल कल्चर, जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आज तक भाजपा ने क्यों नहीं जांच किया? जदयू के लोगों ने आरोप लगाया, नीरज कुमार ने बाकायदा कंपनियों के नाम बताए कि कैसे कैसे मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, कैसे कैसे उनको पैसे आते हैं कंपनियों से, और वो पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड जो नई पार्टी बनी है उसमें पैसा आया और कैसे कैसे खर्च कर रहे हैं। इसका जवाब तो नहीं मिला। भाजपा उनकी सहयोगी दल है, वो भाजपा से ही पूछ रहे थे। इस स्तर पे मतभिन्नता है भाजपा जदयू के भीतर, लेकिन बिहार की जनता जानती है कि दोनों आपसी दोस्त हैं। अब ये मुख्यमंत्री के पद को लेकर जो अंदरूनी संघर्ष है, उसके चलते सब पोल खोल अभियान चल रहा है दोनों का। सर, एक आखिरी सवाल, बिहार में अब नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता की धुरी बने रहे हैं, लालू जी भी हैं, लेकिन अब जो है नीतीश जी का जो एज फैक्टर है कहीं ना कहीं एक कारण बन रहा है। ऐसे में बिहार की राजनीति किधर घूमेगी? और जो राजनीतिक प्रयोगशाला बिहार है, वहाँ के मतदाता मतलब सबसे तीक्ष्ण बुद्धि के माने जाते हैं वोट को लेकर, और समीकरण कई हैं, कास्ट पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा वहाँ काम करता है। पूरे भारत में कास्ट पॉलिटिक्स हर जगह है, लेकिन क्वांटिटी बेसिस पे सबसे ज़्यादा बिहार में कहा जाता है। ऐसे में क्या लग रहा है कि बिहार की राजनीति जो 2025 में नवंबर में चुनाव होगा, किस करवट बैठेगी? आप क्या कहना चाहिए? आप आश्चर्यचकित हैं कि बिहार कभी कास्ट पॉलिटिक्स नहीं किया। कर्पूरी ठाकुर बिहार के हमारे मुख्यमंत्री हुए थे, जिनकी जाति की संख्या बिहार में नगण्य थी। हमारे यहाँ हमेशा लड़ाई हुई है सोशल जस्टिस की, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की लड़ाई हुई है। उसके आधार पे लोग गोलबंद होते हैं। जातियों के आधार पे कोई गोलबंदी एक नई बात लोग कर रहे हैं। वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, उन लोगों ने हमेशा इस बात को धार्मिक ध्रुवीकरण, जातीय ध्रुवीकरण फैलाने का काम करते हैं। हमारी पार्टी के नेता राम मनोहर लोहिया थे, हमारी पार्टी के नेता जयप्रकाश नारायण थे, जिनकी जाति का संख्या बहुत कम था बिहार में। हम लोग हमेशा समाज के जो हाशिए के लोग हैं, उसके हम इकोनॉमिक और सोशल एम्पावरमेंट की लड़ाई लड़ने वाले हमारी पार्टी है। हम लोग गांधी बुद्ध के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। ये जो बात कहते हैं जाति आधार पे वोट, वो दूसरे राज्यों में होता होगा। बिहार हमेशा एक सजग और प्रबुद्ध इलाका रहा है। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे ज़्यादा योगदान है। भारत के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान है बिहार का। हमारे नेता भारत के महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। आप देखेंगे कि जो समीकरण बना के घूम रहे हैं, ये फेल कर जाएंगे और चुनाव हार जाएंगे लोग। सुधाकर जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कितनी अच्छी बात कही सुधाकर जी ने कि बिहार जो है कभी भी कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करता, वो हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ा है। और जिस प्रकार से उन्होंने उदाहरण दिया कि राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग बिहार में मुख्यमंत्री बने हैं, जो कि उस जाति के लोग बिहार में बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो मुख्यमंत्री बने, तो सीधे सीधे उन्होंने इस चीज़ को नकारा है। और बिहार सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता है, और इसमें जो है राजद जो है सबसे आगे है। आने वाले समय में क्या होगा, ऊँट किस करोड़ बैठेगा, ये तो हम आगे देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।